कि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशंस थे पहले वो काफ़ी अच्छे थे, बट जो G20 का समिट हुआ है इसके बाद से थोड़े से इसमें जो रिलेशंस में कड़वाहट आ गई है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ G20 की समिट में। तो जैसे कि हमने देखा कि पीएम मोदी ने जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के पीएम, उनको स्कोर्ड किया क्योंकि जो खालिस्तान सपोर्टर्स थे उन्होंने अटैक किया था इंडियन डिप्लोमेट्स को, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करी थी जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बदनामी सहनी पड़ी थी। सो जो पीएम मोदी ने स्कोर्ड किया था जस्टिन ट्रूडो को, क्योंकि वो जो कह रहे थे खालिस्तान सपोर्टर्स के ऊपर, उनकी जो स्टेटमेंट आई थी G20 के समिट में वो काफ़ी भी आपत्तिजनक थी, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि जो कनाडा है उसके अंदर सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा है, बट जो खालिस्तान सपोर्टर्स है वो अटैक करें इंडियन डिप्लोमेट्स को, वो बहुत ज़्यादा गंदी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले उन्होंने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के ऊपर परेड भी निकाली थी। तो इसकी वजह से आहत होकर कनाडा ने हमारे साथ जो FTA साइन करना था उसकी बातचीत को रोक दिया है। सो जो ट्रेड मिशन था वो जो कनाडा के साथ हमने टाई अप करना था वो अब टूट चुका है, जिसकी वजह से कनाडा ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट है जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक ये एग्रीमेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये हुआ क्यों है। हमें जैसे कि पता है कि जो कनाडा है वो जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड आफ्टर द इंडिया, तो उन्होंने जो कनाडा है, कनाडा में काफ़ी ज़्यादा खालिस्तानी एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। तो जो G20 की समिट हुई थी तो उसमें पीएम मोदी ने स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स रेज किए थे जस्टिन ट्रूडो के सामने जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही है कनाडा में। जैसे कि हमने देखा कि जो कनाडा में खालिस्तान ग्रुप्स हैं उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 1994 में बाय देयर 2 सिख बॉडीगार्ड्स, उनकी भी एक रैली निकाली और इसको ये दिखाया गया कि सिखों ने बहुत अच्छा किया था इंदिरा गांधी को मारकर। सो जो कनाडा है वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द सिक्स है उसमें आउटसाइड पंजाब इन इंडिया, एंड द कंट्री हैज बीन द साइट ऑफ मैनी प्रोटेस्ट दैट हैव एग्ड इंडिया। कनाडा के पीएम ने इसके ऊपर जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के ऊपर स्टेटमेंट भी दी थी कि जो हमारे कनाडा में लोग रहते हैं उनको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन देते हैं। तो अब हमें ये कह सकते हैं कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ सिख पॉपुलेशन है, क्योंकि और वो उनका वोट बैंक भी है। सो इसकी वजह से वो खालिस्तानी कॉन्फ्रंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि खालिस्तान इशू ये है क्या। जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो क्रिएट किया गया था सिख्स द्वारा एज एन एथनो रिलीजियस सोवरेन स्टेट, जो हम कहते हैं कि हमें खालिस्तानी स्टेट बनाएंगे। और जो खालिस्तानी स्टेट है वो किसको मिलाकर बनाना चाहते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब है और नॉर्दर्न इंडिया जैसे कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। और जो यह भी कहते हैं कि जो शिमला और लाहौर होगी वो इनकी कैपिटल होगी। तो सबसे पहले इसका ये मुद्दा जो खालिस्तान का उठा था सेपरेट सिक्स स्टेट का, वो उठा था ब्रिटिश एम्पायर में 1940 में। तो 1940 में एक पैम्फलेट छापा गया था जिसमें खालिस्तान के बारे में बताया गया था। और इनको जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलती रहती है, जैसे कि हमें पता है कि पंजाब में, हरियाणा में और जो पूरे इंडिया या कनाडा, UK सब में सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती रहती है। और इनको इंडिया में सपोर्ट इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिखों की हत्या की गई थी, जिसकी वजह से सिख डायस्पोरा है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो यह चाहते थे कि हमारा एक अलग से कंट्री हो या स्टेट हो। तो जो 1984 का मिलिट्री ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लू स्टाइल बॉर्डर टेम्पल में, जिसमें क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा सिखों को मारा गया था। तो जो सेपरेटिस्ट है उन्होंने इसको यूज़ किया और उन्होंने यह कहा कि जो इंडिया है, इंडिया सिख्स के रहने के लिए सेफर प्लेस नहीं है, इसकी वजह से हमें एक अपना अलग से सेक्शन चाहिए या अलग से हमें एक कंट्री चाहिए। सो जो सम सेक्शन है डायस्पोरा के, सिख डायस्पोरा के, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो जो सिख डायस्पोरा है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद आने लगी, जैसे कि UK से, कनाडा से, US एटसेट्रा से। और जो सिख ग्रुप्स है कुछ अब्रॉड, जो उन्होंने अपने आप को एक खालिस्तानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी डिक्लेयर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो कनाडा और खालिस्तान का क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हमें पता है कि इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये नहीं पता था कि जो कनाडा में स्पोर्ट्स है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, खालिस्तानियों ने अब हिंदूज़ को मारना शुरू कर दिया था। जैसे कि हमें पता है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को उन्होंने बम से उड़ा दिया था। और जो कनाडा के MP थे उज्जवल दोसांझ, उन्होंने सिख सेपरेटिज्म के बारे में कहा था कि ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से उनको भी एक रेन ऑफ टेरर का सामना करना पड़ा था। और 18 नवंबर 1998 को कनाडा बेस्ड सिख जर्नलिस्ट सारा सिंह नायर को मार भी दिया गया था सिख सेपरेटिस्ट द्वारा। और जो उधर का एक लोकल न्यूज़पेपर था इंडियो कैनेडियन टाइम्स, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था जो बॉम्बिंग हुई थी एयर इंडिया फ्लाइट 182 की। जैसा कि हमें पता है कि उस टाइम पे जो खालिस्तानी आउटफिट था वो काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग में भी इन्वॉल्व हो गया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स को भी बॉम्ब से भी उड़ाया था, जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 एटसेट्रा। और 24 जनवरी 1995 को तरसेम सिंह पूरेवाल थे जो एडिटर हैं एक ब्रिटिश पंजाबी लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर देश प्रदेश की, उनको भी मार दिया गया था उनके ऑफिस के बाहर साउथ हॉल में।
तो जो देर इज स्पेकुलेशन, तो इसकी एक स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि जो ये मर्डर है वो सिर्फ एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ करा गया था, क्योंकि जो पूरे वाला था वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इन जो बॉम्बिंग्स के बारे में। और कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से भी हुई है कि जो कनाडा का रिस्पॉन्स रहा है खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और 2017 में अमरिंदर सिंह से, जो उस टाइम के पंजाब के सीएम थे, उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया था कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को, क्योंकि ये खालिस्तान का सिंपैथाइजर है, क्योंकि ये खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बट उस टाइम ट्रूडो ने यह कहा था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इसको दबाने की कोशिश जरूर करेंगे। और जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट है सुखबीर बादल, उन्होंने यह भी कहा था कि खालिस्तान इज नो इशू आइदर इन कनाडा और इन पंजाब। जस्टिन ट्रूडो हैज डिक्लेयर दैट हिज कंट्री वुड नो सपोर्ट। तो उन्होंने पहले यह कह दिया था कि जो कंट्री है वो कभी भी सपोर्ट नहीं करती। एक 2020 में रिपोर्ट आई थी कि इसके द्वारा टेरी मिलियंस के द्वारा, जो कनाडा के एक्स जर्नलिस्ट थे, उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया था। जो उन्होंने यह भी कहा था कि जो खालिस्तान मूवमेंट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है और जो कनाडा के इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट भी है। अब हम देखते हैं कुछ खालिस्तानी मिलिटेंट आउटफिट्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं बाहर के कंट्रीज़ में और इंडिया में भी। सबसे पहला है बाबर खालसा इंटरनेशनल। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जा चुका है यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इंडिया और यूके द्वारा। सेकंड है भिंडरवाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, जो कि 1995 में वन ऑफ द 4 मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स थे खालिस्तान मूवमेंट के। थर्ड है खालिस्तान कमांडो फोर्स। अगर हमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस की माने तो जो असैसिनेशन हुआ था चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का 1995 में, इसमें KCF का हाथ था। और फोर्थ है खालिस्तान लिबरेशन आर्मी। फिफ्थ है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स एंड खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जा चुका है EU के द्वारा। और भी काफ़ी सारे खालिस्तानी मिलिटेंट आउटफिट है, जैसे कि शहीद खालसा फोर्स, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि जो FTA तोड़ा है कनाडा ने इंडिया के साथ बातचीत रोक दी है। ये FTA है क्या? जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रीटी होती है, ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल लॉ में, जो ये बताता है कि जो फ्री ट्रेड एरिया होगा किसी भी स्टेट्स के बीच में वो कहाँ तक सीमित होगा। अब ये 2 टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल। बायलैटरल वो होते हैं जो 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, जो कि करने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाता है। जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज में होते हैं और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं नेगोशिएट करने में। अब हम देखते हैं कि FTA से पहले या FTA से बाद में क्या आता है। FTA से पहले आता होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री जो एग्रीमेंट करते हैं, ये जो उनके प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर ड्यूटीज़ कम कर देते हैं। जैसे कि इसमें पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है कि कौन से कंट्रीज के सामान पे कौन सी ड्यूटी हम कम कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर इससे एग्जाम्पल देखें, इंडिया, मर्कोसर, PTA और इंडिया सार्क के बीच में जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। अब हम देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हम और भी ज़्यादा ड्यूटीज़ को कम कर देते हैं, जैसे कि इसमें एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है जिसमें ये करते हैं कि कौन कौन से FTA के अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखिए, इंडिया और साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में FTA हुआ है, वो ये है। अब देखते हैं हम थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है एग्रीमेंट से, गुड सर्विसेज के, इन्वेस्टमेंट के, म्यूचुअल रिकॉग्निशन के, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। अब हम देखते हैं कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या होता है कि जो मेंबर्स है कस्टम यूनियन के, या जो जिस कंट्री के बीच में ये कस्टम यूनियन का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें क्या होता है कि जीरो ड्यूटी लगाते होते हैं एक दूसरे के सामान पर। जैसे कि यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन है, मतलब कि जो अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो जितने भी कंट्रीज आते हैं, इसके अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगा, जैसे कि फ्रांस से जर्मनी जाता है तो उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और हम देखते हैं कॉमन मार्केट भी सेम होता है एज अ कस्टम यूनियन, पर जिसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर कैपिटल सब आ जाता है, जैसे कि यूरोपियन कॉमन मार्केट है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है। इसमें क्या होता है, सब कुछ आ जाता है, जैसे कि फिजिकल, मॉनेटरी पॉलिसीज, शेयर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, सब को हम शेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन। अब हम देखते हैं कि इंडिया के एग्रीमेंट किस किस कंट्रीज के साथ है। इंडिया के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज के साथ FTA और अदर एग्रीमेंट्स है। एज ऑफ 2022 इंडिया ने प्रेफरेंशियल एक्सेस इकोनॉमिक ऑपरेशन FTA 50 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ कर रखे हैं। और जो सबसे जल्दी किया गया था वो हुआ था इंडिया और UAE के बीच में 88 डेज में। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें, इंडिया के बायलैटरल ट्रेड के एग्रीमेंट्स अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, UAE, श्रीलंका एटसेट्रा के साथ। अगर हम देखें ट्राइलेटरल एग्रीमेंट्स के बारे में, वो है बांग्लादेश, चाइना, लाओस, आसियान कंट्रीज जैसे कि ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एटसेट्रा। और साउथ कोरिया के साथ और सार्क नेशन के साथ। सार्क नेशन कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एटसेट्रा। सो अब देखते हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे सुधरते हैं, या कोई FTA होता है साइन या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।